एक मिनट और बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हैं अपन, ये इक्विलिब्रियम वाला। आपको ध्यान होगा एनएलएम में भी हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करे थे हमने। एबीडी बनाते थे और टोटल फोर्स जीरो करते थे, एक्स में अलग वाई में अलग। ये एक्स और वाई में अलग तो करना ही नहीं है, या तो एक ही है। टॉर्क निकालना आता है बेटा आपको? टॉर्क कल सीखा है हमने। टॉर्क निकालने के साथ साथ आपको यहां उसका डायरेक्शन भी देखना चाहिए, क्योंकि कैंसिल कब होता है? जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो ना, तो सेम डायरेक्शन वाले ऐड होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस होंगे। अगर ये इक्वल और इक्वल हो जाए और कैसे हो जाए? ऑपोजिट हो जाए तो जीरो हो जाएगा। बोलो भाई, सिखाऊं? है ना? तो देखो बेटा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बस ध्यान से सुनना। F1 का टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क ऑफ F1 कितना होगा ये बताओ पहले, कितना होगा? तो सर उसके लिए हम क्या करते थे, इसको लाइन ऑफ एक्शन बनाते थे और इस पॉइंट से इस पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगी ना, AB वाली। तो लेट अस से इस डिस्टेंस को मैं D बोल देता हूं। कितना बोल देता हूं? D। तो बताओ इसका टॉर्क कितना हुआ? F1 इंटू D। बोलो भाई। अब इसी प्रकार से टॉर्क ऑफ F2 बताओ बेटा। ये कल आपने सीख लिया था, इसके अंदर ये मत बोलना कि नहीं पता। बताओ भाई, F2 को ऐसे बढ़ाओगे तो ये डिस्टेंस आएगा, ये भी D होगा भाई, क्योंकि ये तो बीच का पॉइंट है ना, तो सब जगह D होगा, है ना? जो भी D है, और D निकालने की जरूरत नहीं है इस समय, कटेगा वो। F2 इंटू D। टॉर्क ड्यू टू F3 बोलो बेटा, बोलो। F3 इंटू D। हाँ, F3 इंटू D। कितना हो जाएगा? F3 इंटू D। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप इन तीनों का सम करोगे ना, इन तीनों का सम, तो वो जीरो आना चाहिए। सर तीन चीजों का सम जीरो कैसे हो सकता है बताओ? तीन चीजों को जोड़ करके जीरो बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या कि कोई प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। बोलो सही है क्या? तो अब किसी को प्लस लेना है, किसी को माइनस लेना है। अब किसको प्लस ले, किसको माइनस ले, उसके लिए ध्यान से सुनो बेटा। आपको क्या करना है, आपको ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, या एक्सिस बोल लो, ऐसे अंदर एक्सिस है, तो आपको इससे क्या करना है, इससे ना एक आर वेक्टर बनाना है। अब आर वेक्टर ध्यान आ रहा है आपको? हम कैसे बनाते थे, ध्यान से सीखना। ऐसे बनाते थे आप, इस पॉइंट पर लग रहा है ना फोर्स, तो आपको आर वेक्टर बनाना है। अब आर को आगे बढ़ा देना है और आर क्रॉस एफ करना है आपको। आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ करा तो ये तो ऐसे हुआ ना, आर से एफ की तरफ जा रहे हो तो ऐसे घूमना पड़ रहा है आपकी फिंगर्स को। तो डायरेक्शन क्या आया? बाहर। बाहर वाले को अपन क्या बोल देते हैं? प्लस बोल देते हैं। बाहर वाले को क्या बोल देते हैं? प्लस बोल देते हैं। तो बताओ ये वाला कौन सा टॉर्क हो जाएगा? प्लस वाला हो जाएगा। अब बताओ F2 का टॉर्क निकालते हैं, F2 के टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं। तो बेटा इस पॉइंट यहां लग रहा है ऐसे, ये आर वेक्टर आएगा, इसको आगे बढ़ाओगे ये ऐसे जाएगा। अब इधर से इधर अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, आर क्रॉस एफ। ये भी बाहर ही आ गया, ये भी प्लस, तो ये भी आ गया प्लस में। चलो भाई F3 की बात करो। ये बेटा आर वेक्टर ऐसे डालो, इसको आगे बढ़ाओ, अब ऐसे घुमाओ फिंगर्स को, तो देखो ये कैसे आया? ये अंदर आ गया। तो अगर बाहर को प्लस माना है तो अंदर को क्या मानना पड़ेगा? माइनस। तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा? अपने आप माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस। चलो भैया अब इन तीनों का सम जीरो कर दो आप। F1D प्लस F2D माइनस F3D इज इक्वल टू जीरो। D कॉमन आकर के कट जाएगा और क्या हो जाएगा? F3 बराबर F1 प्लस F2 ऐसे। सही है क्या? अब कोई बोलेगा सर ये तो बहुत झंझट वाला काम है, ऐसे कौन आर वेक्टर डालने बैठा और फिर आर क्रॉस एफ कर्म करेंगे, है ना? तो मैं आपको दो तरीके बताता हूं।
क्या किया जा सकता था। और तो बेटा आप क्या करो, ये आर वेक्टर मत बनाओ, वो मैं पेन चेंज करता हूं भाई। आप ये वाला आर वेक्टर मत बनाओ, ये वाला आर वेक्टर मत बनाओ। आप क्या करो बेटा, ये जो डी बनाया ना आपने, इसी को आर वेक्टर मान लो आप। तो अब करवाओ आप, देखो एफ कैसे लग रहा था, एफ ऐसे लग रहा था ना, बोले यार। तो आप ऐसे कर लो बेटा, इसे आर क्रॉस एफ, तब भी वही आएगी कहानी। मतलब आपने जो परपेंडिकुलर डाला है ना, उसी को आगे बढ़ा लो आप। आर वेक्टर बनाने की जगह क्या कर लो, परपेंडिकुलर को ही आगे बढ़ा लो। देखो इसमें भी ऐसा करो, F2 में बेटा ये परपेंडिकुलर था ना, इसी को आगे बढ़ा लो। देखो आर क्रॉस एफ वही आ रहा है। इसमें क्या करो, ये परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा लो। तो आर, अच्छा एफ ऐसा है, आगे बढ़ाओ इसको थोड़ा सा, अब देखो ये अंदर जाएगा ऐसे। तो बजाय आप उस पॉइंट पर आर वेक्टर डालने की बजाय क्या कर सकते हो, अपने परपेंडिकुलर को भी आगे बढ़ाओ, उसी को आर मान लो। एक तरीका तो ये हो सकता था। तीसरा तरीका सुनो, हम क्या करते हैं बेटा, बाहर और अंदर की जगह ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खेल लेते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, हम ऐसे खेल लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, F1 कहां गया मेरा, ये था ना F1, कहां गया F1, ये रहा F1, ये रहा F1। आपने तो बनाया ना डायग्राम। बताओ बेटा, आप इस पॉइंट पे ना अपनी ऐसे उंगली को रख दो और F1 से खींचो इसे। तो मुझे बताओ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कैसे घूमना चाहेगा, ऐसे घूमना चाहेगा या ऐसे घूमना चाहेगा? मुझे तो लग रहा है कि अगर आप ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींचोगे ऐसे, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा। तो आप इस वाले टॉर्क को बोल दो क्या, कैसे बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोल दो, ACW। इसी प्रकार से आप इधर उंगली रख करके अब F2 से खींचो इस फ्रेम को, तो मुझे लगता है ये भी ऐसे ही घुमाना चाहेगा। तो ये भी हो गया ACW। अब आप अगेन इधर उंगली रख करके F3 से खींचो बेटा ऐसे, तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज। तो अब आप क्या कर दो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ के इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कर दो। सारे एंटी क्लॉकवाइज जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएंगे तो कहीं नहीं घूमेगा। जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो जीरो टॉर्क हो गया। समझ में आएगा? कौन सा तरीका तुम्हें सबसे सही लगा? परपेंडिकुलर वाला भी ठीक है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी ठीक है। आपको जो तरीका सही लगे, अभी खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप ट्राई करके देखो। समझ में? तो कोई चीज अगर चल नहीं रही है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कोई चीज अगर घूम नहीं रही है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और सुनो, ना वो चल रही है ना वो घूम रही है, तो दोनों इक्विलिब्रियम लगा सकते हो आप उसमें। आप बोलोगे फोर्सेस भी बैलेंस हो रहे होंगे और टॉर्क भी बैलेंस हो रहा होगा। समझ में आया क्या? आज की क्लास का थीम यही है कि हम क्या बोलेंगे, कोई चीज ना तो घूम रही है और ना चल रही है, इसका मतलब फोर्सेस भी कैंसिल हो रहे होंगे आपस में और टॉर्क भी कैंसिल हो रहे होंगे। देखो इसी बंद करना, करो बंद करो। ये किसका फोन है? तुम्हारा? इसमें वो है, व्हाट्सएप है। बाहर का प्लस हमारा अंदर का माइनस। बेटा ये हमारा कन्वेंशन है, आप बाहर वाले को माइनस मान लो तो अंदर वाले को प्लस मान लो। उल्टा तो मानना पड़ेगा ना भाई, ये ऐसे है तो इस डायरेक्शन को प्लस बोलोगे तो इसको माइनस बोलना पड़ेगा ना। अगर ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स हो ही गया ना अपने आप। और अगर आप इसको माइनस बोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर गेम वही होना है, बराबर है, यही आना है तब भी है। हाँ मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड ही आ रहा है F1 प्लस F2। साइन तो आपने खुद से लगा दी है। ठीक है, इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं।
आपके बेटा वहां कौन सा चैप्टर चल रहा था? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चल रहा था, रोटेशन के बाद, है ना? तो वो मास m है। तो है ना, पहले आप गेम समझो बेटा। गेम क्या है? गेम ये है कि एक रॉड है। कौन सी रॉड है? ये रॉड दिखाई दे रही है आपको? ये एक रॉड है भाई, सभी लोग इधर ध्यान दें, फिर आप चाहे से वो लिख, छूटा हुआ है तो लिख लेना बाद में। ये रॉड है बेटा जिसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है इसकी? L यहाँ पे लिखा है मैंने। और इस रॉड का मास m है, और इसे हमने दो धागों से टांग रखा है, दोनों धागों की लेंथ बराबर है। इसमें टेंशन T1 आ रहा है, इसमें T2 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर T1 और T2 अलग अलग क्यों लिया? T और T ले लेते, दोनों बराबर ले लेते। तो मैंने इसलिए अलग अलग लेना पड़ा क्योंकि ना बेटा इस वाली रस्सी से पास में एक मास को मैंने हैंग किया यहाँ पर, और ये सेंटर से L/4 दूरी पर है। तो आप ये बता सकते हो कि ये L/4 हो जाएगा ये भी, क्योंकि ये L/2 होगा। तो अब मुझे बताओ, पहली बात तो इसकी बात कर रहे हैं अपन, किसकी? इस रॉड की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। क्या बेटा इस पे F net 0 होना चाहिए? क्या इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस 0 होने चाहिए एबीडी बनाने के बाद? हाँ, अरे कहीं तो नहीं जा रही है, इक्विलिब्रियम है ना? तो आप बोलोगे सर इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऐसे किया ना बेटा अपन एनएलएम में क्वेश्चन, एबीडी बना करके भाई रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0 कर दो। दूसरी बात, क्या ये घूम रही है? नहीं सर, तो बेटा इस पे टॉर्क भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एबीडी बनाएंगे। पहले वो सारे फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, फिर उन फोर्सेस के लगने से जो टॉर्क आ रहा है उसको भी 0 कर देंगे। समझ में आया? अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड T1 एंड T2। तो इसलिए मेरे को ना दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो एक इक्वेशन कहां से आएगी बताओ? इसको 0 करने से। और दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? इसको 0 करने से। ठीक है क्या? बोलो, आप ट्राई करना चाहोगे? मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आसान है क्वेश्चन। बोलो, मैं करवाऊं आपको पहले ही, आप खुद करोगे ट्राई? एक बार ईमानदारी से ट्राई करके देखो, और बिल्कुल भी निराश नहीं होना, नहीं बने तो। पर ट्राई जरूर करो रफ के अंदर, है ना? सर दोनों m अलग है ना? है? नहीं सेम है बेटा, सेम m लेना है। अच्छा, शेप अलग बन गई ना इनकी। मैं इसको मिटा करके ये सेम मास। स्टेप 1 की आपको एबीडी बनाना है। किसका एबीडी बनाना है? रॉड का। रॉड पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करने हैं एनएलएम से। रॉड का खुद का एमजी भी लगेगा। सर वो जो मास जो लटका हुआ है रॉड से, वो स्ट्रिंग, वो भी तो स्ट्रिंग है। हाँ वो भी उसमें स्ट्रिंग है, टेंशन- पर उसका टेंशन एमजी के बराबर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा आ जाएगा।
देंगे? अब देखो आप, ये दो धागे हैं, ये रॉड है। मैं एलपीडी किसका बना रहा हूं बताओ? रॉड का। ये ना, ये जो रॉड है और इस पे ये कुछ नीचे हैंग हो रखा है, सही है। तो एक तो देखो बेटा, इसका एमजी लग रहा होगा नीचे, एक तो क्या लग रहा होगा? एमजी। अब है ना, एमजी कहां लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रीजन क्या है कि अब मेरे को टॉर्क भी निकालना पड़ेगा आगे जाकर के। पहले बस ये था कि एमजी नीचे लग रहा है, पर किस पॉइंट पे लग रहा है उससे एमबीडी में कोई फर्क नहीं पड़ता था एनएलएम में, याद आ रहा है? आप नीचे बराबर ऊपर करते थे, तो नीचे चाहे इस पॉइंट पे लगे, चाहे इस पॉइंट पे लगे, चाहे इस पॉइंट पे लगे, लग नीचे रहा है तो आंसर सेम आ जाएगा एनएलएम के अनुसार। पर अब हमें क्या निकालना पड़ेगा आगे जाकर के इसी क्वेश्चन में? टॉर्क। टॉर्क के लिए तो पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है, सही है क्या? सेंटर ऑफ मास पे लगाया मैंने। दूसरा, अवे फ्रॉम इट टेंशन, एक है T1 और एक है T2, सही है। अच्छा, अब क्या बेटा, ये वाला इसका एमबीडी अलग से बना लेते हैं। ये वाले स्मॉल एम का जो लटका हुआ है, इसका एमजी नीचे होगा, इसमें एक टेंशन अबव लग रहा होगा ऊपर, तो ये टेंशन और एमजी बराबर हो रहे होंगे। तो यहां जो टेंशन लगेगा धागे के कारण वो एमजी के बराबर ही आने वाला है। तो मैं सीधा इस टेंशन को एमजी ही लिख दे रहा हूं। बोलो भाई, बस हो गया बेटा, खत्म कहानी। और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस रॉड के ऊपर? खत्म हो गया। एमजी लगा दिया, नॉर्मल यहाँ है नहीं, टेंशन मैंने बना ही दिए सारे, फ्रिक्शन है नहीं, और कौन सा होता था? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग है नहीं। तो भाई सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा अपन? बोलो टीएक्स इक्विलिब्रियम। क्या लगाएंगे? चलो नाम मत बोलो, आप नाम से डरोगे, आप बोलो एफ नेट जीरो। क्यों एफ नेट जीरो क्यों है सर बताओ? क्यों जीरो है पता है? क्योंकि एसीएम जीरो है, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बोलो भाई। चलो तो बताओ बेटा, कर दो। ऊपर बराबर, नीचे ऊपर कौन है? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg प्लस mg इज 2mg। क्या मैं आंसर निकाल पाऊंगा बेटा सिर्फ इस इक्वेशन से? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि दो अननोन हो गए, इक्वेशन मेरे पास एक ही है। तो समझ में आता है ये क्वेश्चन रोटेशन में आना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ इससे नहीं हो पा रहा है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है बेटा? अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये वाला रोटेशन। आपको करना है टाउ नेट जीरो, क्योंकि ये घूम नहीं रहा। क्योंकि क्या जीरो है बेटा? क्योंकि अल्फा जीरो है। क्या जीरो है? याद आ रहा है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर अल्फा जीरो है तो टाउ भी जीरो है। तो सर टॉर्क तो बहुत सारे लग रहे हैं, पर वो कैंसिल हो जा रहे होंगे। अब अगला गेम सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट गेम ये है कि मुझे टॉर्क को जीरो करना है, पर किस पॉइंट के अबाउट जीरो करूं? टॉर्क को जीरो करना है ना, टॉर्क तो किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो बेटा इस फोर्स के लिए ये है, इस फोर्स के लिए ये है, इस फोर्स के लिए ये है, इस फोर्स के लिए ये है। पर टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते थे ना सभी फोर्सेस का। वो पॉइंट कौन सा चूज किया जाए? सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि हाँ बोलो, सेंटर ऑफ मास ही क्यों? क्योंकि डॉट इज इक्वल टू ICM प्लस। ऐसा तो कुछ नहीं mg वहां पे वहां ये सब कहानी नहीं है। फिर हाँ बोलो क्या लॉजिक है? टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट जीरो करूं? सर अगर वो घूमेगा तो वो वैसे ही घूमेगा ना, सेंटर ऑफ मास ऐसे ही घूमेगा। मैं कह रहा हूं घूम ही नहीं रहा। सर घूमेगा तो अगर सोचो अगर बेटा मैं इसको काट दूं ऐसे, तोड़ दूं, तो इसके अबाउट घूमेगा ये? सेंटर मास के अबाउट क्यों घूमेगा? सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस हो जाता है। समझ आ रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कब घूमेगा ये मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, पर इसमें एक बारे में बात करेंगे अपन। वो क्या होती है कहानी, वो अलग है बात, वो कोलिजन में आती है। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या ये रॉड घूम रही है? नहीं। अगर कोई चीज नहीं घूम रही तो वो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रही ना।
तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हो। हाँ आप जो पॉइंट लो वो पॉइंट सही है, हाँ। और सभी का टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट निकाल के जीरो करोगे। तो ये फ्रीडम मेरे पास है कि मैं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो करूं। तो बताओ बेटा अब कौन सा पॉइंट लिया जाए जिसके अबाउट टॉर्क जीरो करना है? कोई सा भी लिया जा सकता है, पहली बात तो ये। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं कि सर किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करूं तो मजा आता है। तो मैंने बोला यार इस पॉइंट के अबाउट कर दो। अगर इस पॉइंट के अबाउट तुमने टॉर्क को जीरो किया तो T1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा और से T2 का टॉर्क आएगा, T2 mg और mg का, तो T2 की वैल्यू निकल जाएगी सीधा। और फिर इसको पुट करके फिर T1 का। हाँ फिर वो कर सकते हो। और अगर तुम इसको चाहो कि मैं लगाता ही नहीं तो दूसरी बार इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, फिर T1 निकल जाएगा। समझ में आया क्या? तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, टॉर्क अबाउट A जीरो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जीरो करना है। जब भी आपको जीरो करना होता है टॉर्क, तो आपको वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस माइनस वाली कहानी लगानी पड़ती है। तो अपन यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली लगा लेते हैं एक बार। तो बताओ बेटा ये दूरी कितनी है mg? mg का टॉर्क कैसे आएगा? mg इंटू कितना, ये दूरी कितनी हो जाएगी? L/4। देखो वहां पर L/4 कौन सा सेंस में घुमाएगा बेटा? एक अबाउट ऐसे पकड़ लो, ऐसे उंगली रख दो और इसको ऐसे खींचो तो ऐसे घुमाएगा। ये कौन सा है? ये है क्लॉकवाइज CW। ये वाला mg कितना बेटा? mg इंटू L/2। ये भी CW, ये भी ऐसे घुमाएगा। देखो T2 कैसे घुमाएगा? तो वो कितना लगेगा? T2 इंटू L, L दूरी हो जाएगी ये, इंटू एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा क्लॉकवाइज सारे जोड़ करके एंटी क्लॉकवाइज के बराबर रख दो, इन दोनों को जोड़ो और इसके बराबर कर दो। तो T2L इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूं, ACW इज इक्वल्स टू CW। ये कितना हो जाएगा? mg/4 प्लस mg/2। mg के टर्म्स में आंसर करना है आपको। एलसीएम लेना भाई। सर L कैंसिल हो जाएंगे। हाँ L तो कटेगा। कितना हो जाएगा? mg प्लस 2mg। तो T2 कितना आ गया? 3mg/4। अब आप चाहो तो इस T2 की वैल्यू यहां पुट करके T1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो T1 कितना हो जाएगा? 2mg माइनस T2। T2 कितना है? 3mg/4। 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5 mg/4। सही है। अब आपके लिए आपने यहां से निकाल लिया बेटा T1। मैं चाहूंगा कि आप B के अबाउट टॉर्क जीरो करोगे खुद से। एट होम कर लो चाहे यहां कर लो, आपको जैसा सही लगे। तो आप बिना ट्रांसलेशन ये F नेट जीरो करें, आंसर T2 को यहीं से निकाल सकते हो। डायरेक्शन चेंज हो गई ना, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, टॉर्क का डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ तो हो जाएंगे। हाँ तब भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर ही करने हैं। वो एंटी हो जाएगा तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे समझना। अगला क्वेश्चन करेंगे, बताओ टाउ B के अबाउट जीरो करके आंसर बताओगे T1 का। है अभी करना चाहोगे कि घर पे? आ रहा है आंसर भाई? T1 5mg/4 आना चाहिए। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये है कि उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करो जिस फोर्स को आपको गायब करना है, क्योंकि वो फोर्स उससे पास हो रहा होगा उस पॉइंट से, तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। जैसे आपने A के अबाउट जीरो किया तो T1 गायब हो गया इक्वेशन में से, तो T1 का टॉर्क जीरो हो गया, परपेंडिकुलर दूरी जीरो हो गई। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत कुछ सीखा आपने इसमें। सीखा कि नहीं सीखा बताओ? आगे यूज करना पड़ेगा। अभी हम सीसो बैलेंस करेंगे। सीसो
ठीक है, सीसॉ है बेटा, तो क्या ये एक्सिस के अबाउट घूमता है सीसॉ? देख रहे हो, ये क्रॉस लगा दो इधर, इसके अबाउट ही तो घूमेगा ये। तो एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है 20 किलो का, एक आदमी इसका आपको मास ऑफ बी बताना है। सीसॉ बैलेंस्ड है, 20 से ज्यादा हैं? है, 20 से ज्यादा है। 20 से ज्यादा होगा। आपने कल बताया था ना वो हाँ, कि पास में चाहिए वो जो हाँ, हेवियर पर्सन। हाँ, सही बात, 20 से ज्यादा होगा, सही बात। और ये टोटल लेंथ कितनी बेटा इसकी सीसॉ की? 16, 10 + 6 16। और सीसॉ का मास कितना है? 40 किलो। इस आदमी का 20 किलो है और ये यहां से 1 मीटर दूरी पे बैठा है, ये यहां से 1 मीटर दूरी पे बैठा है। समझ में आया? क्या बताना है आपको? मास ऑफ बी। करेंगे ट्राई? नहीं 52 kg, है? 52। 52 kg। सही है, क्या बात है बेटा। अरे यार 10th में पढ़ा था, मेरे को ऐसा मत। हमारे बच्चों को डरा के रहे हो आप। सॉरी एलन वाले। हाँ ये एलन वाले। सर ये question लिखे उसके ये पहले। क्वेश्चन कब लिख के देखिए हाँ, जितने question पढ़े लिखे मैं नहीं, हमेशा इसमें direct साइड में आंसर कैलकुलेट। क्वेश्चन लिख लेना बेटा ना। अच्छी बात है ना बेटा, कंपटीशन आ रहा है क्लास में तो अच्छी बात है। अच्छी बात। कंपटीशन को खत्म कर दो। मुझे छोड़ दो, तो मैं नहीं बोल रही। बोलो भाई, ये क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? सीसॉ इज बैलेंस्ड, तो सीसॉ ना चल रहा है ना ही घूम रहा है। सबसे पहले बेटा हम किसका एबीडी बना रहे हैं? बताओ, किसका इक्विलिब्रियम देख रहे हैं अपन? किसका? इस सीसॉ का। ध्यान से सुनना, सीसॉ बना दो भाई, एक ये पट्टी बना दो, पट्टी रॉड। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस बनाओ भाई। फोर्सेस बनाओगे तभी तो टॉर्क बनाओगे। बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? किसका mg? रॉड। खुद का mg हाँ बीच में लगेगा। हाँ कितना लगा दूं? नीचे लगा दूं? हाँ। कितना बेटा? 42। 40 into g। बोलो और बताओ, और कौन सा लग रहा है? सर 40 into 2 क्यों नहीं लगाया? 2 क्यों बेटा? g लगेगा ना। 40g 40 किलो का। अरे mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रॉड का। नहीं बेटा, मैं फोर्स बना रहा हूं, मैं टॉर्क नहीं लगा रहा हूं। अच्छा, पहले फोर्स से ही तो टॉर्क आएगा ना। और बताओ। 20 हम्म 20 अब सुनो बेटा, 20g इसके ऊपर बैठा है
20G वाली इस बॉय की कहानी क्या रहेगी, इसका नीचे 20G लग रहा होगा, और ये जो रॉड है, ये यार जो भी जगह है, ये इस पे नॉर्मल ऐसे लगा रही होगी, हाँ। और नॉर्मल बराबर 20G, क्योंकि ये आदमी कहीं नहीं जा रहा, बोलो यार। तो बेटा ये रॉड किस, ये नॉर्मल किसने लगाया बताओ, ये नॉर्मल लगाया इस रॉड ने या सीसॉ ने, तो बदले में ये भी तो इस पे नॉर्मल नीचे लगाएगा, तो बताओ क्या इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा बेटा नीचे, और ये कितना लगेगा 20G के बराबर, क्यों नॉर्मल कितना है 20G, बोलो भाई। अगर बेटा ये सीसॉ इसे ऊपर धक्का मार रहा है तो ये इसको नीचे धक्का मारेगा ना, इसी प्रकार से बेटा इसका भी लग रहा होगा, नीचे ही लग रहा होगा, कितना mg, मास नहीं पता मुझे, m मान लेता हूं, यही m निकालना है मुझे। और बताओ और क्या बचा, और भी कुछ बचा हुआ है बताओ, और भी कुछ है, चलने और क्या है बताओ, एक फोर्स और बच गया, नॉर्मल, कहां, कौन सा नॉर्मल, सेंटर पे नॉर्मल, तुक्का नहीं मारना, पिवटेड पॉइंट पे अगर सुनो, अरे ये धक्का नहीं मार रहा बेटा इसके ऊपर, ये हटा दो, देखो नीचे गिर जाएंगे सब, तो ये किधर धक्का मार रहा होगा, ऐसे ऊपर धक्का मार रहा होगा, ये किधर है, इधर कहीं है, तो ये नॉर्मल लगा रहा है। अब ये नॉर्मल मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता कितना है, ये बन गए बेटा सारे फोर्सेस। अब आप क्या कर दो, सबको बैलेंस, एक्स में तो कुछ है नहीं, वाई में कर दो बैलेंस करो, तो आप बोलोगे ऊपर बराबर नीचे नॉर्मल बराबर 20G प्लस 40G 60G प्लस mg, कितना हो गया ये, 60G प्लस कितने अननोन हो गए ये, दो, कौन कौन, नॉर्मल और m, नॉर्मल और m, आप आंसर नहीं निकाल सकते, m की वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि आपको m की वैल्यू नहीं पता, तो आप m नहीं निकाल सकते। तो अब कहां पर जाना पड़ेगा हमें, रोटेशन वाले चैप्टर में आना पड़ेगा, रोटेशन वाले चैप्टर में आना पड़ेगा, टॉर्क निकाला जाए। तो अब बताओ बेटा मैं टॉर्क किसके अबाउट निकालूं, टॉर्क किसके अबाउट निकालूं कि एक बार में आंसर आ जाए, बताओ n के अबाउट है, जहाँ पे वो फिक्स्ड है वहाँ, हाँ, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ही निकाल लूं टॉर्क, तो बेटा n का टॉर्क तो गायब हो जाएगा, n का तो टॉर्क गायब हो जाएगा, और इन सब का टॉर्क आएगा, उसमें सिर्फ n ही बचेगा अननोन। तो मुझे इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत थी क्या फिर, नहीं, पर हम लिखना सीख रहे हैं अभी, तो हमने लिख लिया। कोई बच्चा अगर एक ये सब करने के बाद वो क्या बोलेगा, सीधा एक के अबाउट टॉर्क जीरो करो, आंसर निकालो फटाफट, बताओ भाई ये वाला टॉर्क कैसे घुमाना चाह रहा है बेटा, इसे 20G क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना बेटा, यहां उंगली रखो और यूं, देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज बोलो, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बोलो तो भी चल जाएगा, उल्टा उल्टा भी बोल दो तो चल जाएगा, पर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज और उसको भी एंटी क्लॉकवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको बराबर करना है बस, सीधे उल्टे करने हैं, सीधे उल्टे। 20G बताओ कितनी दूरी पर है बेटा, यहाँ से 9 मीटर, हाँ 9 मीटर इंटू 9, आप ACW बोल रहे हो, और बताओ 40G कितनी दूरी पर हो जाएगा सर, ये 16 है ना, तो 8 पर होगा ये, 2 मीटर, तो ये 8 पर होगा, यहाँ से 8 है, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 2 मीटर। तो ये कैसे घुमाना चाह रहा है मेरे हिसाब से, तो ये भी ACW घुमाना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं घुमाने में। 40G इंटू 9 और ये कितना हो गया इंटू 2 ACW। और कौन सा बचा, नॉर्मल का तो हो गया बेटा 0, नॉर्मल का क्या हो गया इंटू 0 0, इसका कितना हो जाएगा, ये mg ऐसे घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, mg इंटू 5, mg इंटू ये कितनी दूरी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और ये कैसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, अब दो एंटी क्लॉकवाइज जोड़ के क्लॉकवाइज के बराबर कर दो, ये कितना हो गया भाई 180G 80 प्लस 80G, कितना हो गया ये 260 260G इज इक्वल्स टू 5 mg, जी काट दो और ये 5 से डिवाइड कर दो बेटा इसे, कितना हो गया 5 5 जा 25 1052 जी।
सीधा आंसर। सर इसका हाँ, इसका फायदा कुछ नहीं। अगर वो आपसे पूछ लेते नॉर्मल, तो आप एम पुट करके अब नॉर्मल निकाल सकते हो। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, पर आना चाहिए ना हमें। इस क्वेश्चन में क्या पूछ ले, है ना? तो जो भी पॉसिबल इक्वेशंस बन सकती हैं वो मैं आपको निकालना बता रहा हूं, सही है? पर इस क्वेश्चन में अगर आप बोलो तो सीधा इससे आंसर आ सकता था, पर ये एफबीटी तो बनाना पड़ेगा आपको, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ये इक्वेशंस लिखने के लिए। तो बोलो आई के बाद समझ में? सर हमें 10th में था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसमें वो मूवमेंट मतलब टॉर्क ही होता है। हाँ, तो जिधर भी पिवटेड पॉइंट है वो उसको मतलब उसको सेंटर नहीं मानते, फिर सेंटर से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर वो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज करके। आप अगर कोई चीज नहीं घूम रही है ना, अगर आप टॉर्क जीरो कर रहे हो ना, बैलेंस कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप पिवटेड पॉइंट के अबाउट ही करो, किसी भी पॉइंट के अबाउट करो। जिसे मैंने पिवटेड पॉइंट के अबाउट कराया था, जिस पॉइंट के अबाउट एक्चुअली मोशन हो सकता है उसी के अबाउट किया है। पर क्यों किया उसका रीजन ये नहीं है कि मैं इसी के अबाउट कर सकता हूं, पर इसलिए किया है ताकि ये नॉर्मल हट जाए, बिकॉज हम इसको नहीं जानना चाहते इसकी वजह। डी क्वेश्चन बोलता हूं मैं। एक सेकंड। तो जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है या कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसको ये ध्यान में रख के बनाया जाता है कि इसका टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, है ना? फोर्सेस तो जीरो होने ही चाहिए, साथ में क्या जीरो होना चाहिए? टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। इस तरीके से पिलर्स लगाए जाते हैं। बोलो क्वेश्चन। A rod of weight W, a rod of weight W is supported by, a rod of weight W is supported by two parallel knife edges, is supported by two parallel knife edges A and B. ठीक है, A and B, and is in equilibrium in a horizontal position, and is in equilibrium in a horizontal position, full stop. The knives लतीफा आगे तो नोट है सर आप बता देते ना क्वेश्चन, तो उससे मेरे को बोला लिख लेते। The knives are at a distance D. The knives are at a distance D from each other. ठीक है? The knives are at a distance D from each other. Full stop. The center of mass of the rod, the center of mass of the rod is at a distance x from A.
is at a distance x from A. Find the normal reaction on A. Find the normal reaction on A. ये आप खुद करेंगे बेटा. ये एक रॉड है, रॉड, और इसे यहाँ हिंज कर रखा है. हिंज क्या बोलते हैं इसे? हिंज. हिंज का मतलब क्या होगा बेटा? इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रखा है, इसे कील गार्ड रखी है यहाँ पे, और ये वर्टिकल प्लेन में है. कौन से प्लेन में है? तो क्या होगा बताओ इसका? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी. कैसे आएगी ये नीचे? ऐसे नीचे आएगी. ठीक है, और फिर कुछ ऐसे हो जाएगी या कुछ ऐसे जाएगी और फिर वापस ऐसे करती रहेगी. अगर उसमें नहीं जाना हमें, है ना. तो इसमें ना अपन डिफरेंट पॉइंट्स बना रहे हैं. एक तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, एक ये कोना हो जाएगा. ये डायग्राम बना लो, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ. मास m, लेंथ, ठीक है. फाइंड आउट पहला अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीजिंग. अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, जैसे ही हमने इस रॉड को इस सिचुएशन में छोड़ा, अल्फा कितना होगा. सेकंड पार्ट है फाइंड ए एक्सेलरेशन ऑफ ए, कॉमा एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट आफ्टर रिलीजिंग. ठीक है. थर्ड पार्ट है फाइंड अल्फा. फाइंड अल्फा व्हेन it rotates by some angle theta. Find alpha when it rotates by some angle theta. ठीक है. चौथा पार्ट है find AA, AB in this situation. सही है. तो मैं बस हिंट देता हूं, mg का टॉर्क लगेगा इस पे, और mg लगता है सेंटर ऑफ मास पे. करें ट्राई, फिर अपन डिस्कस करें. देखो आपसे क्या पूछा सबसे पहले? अल्फा. अल्फा मुझे पता है कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से आएगा. तो ये टाउ इक्वल टू आई अल्फा जो है ना, आप किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखते हो. तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर लो पहले. कौन सी है? वो ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सही है. तो इसके अबाउट ही आपको टॉर्क निकालना है, इसी के अबाउट आपको आई निकालना है, और इसी के अबाउट आपका अल्फा आएगा. सही है. तो बेटा टॉर्क निकाल लेते हैं. सबसे पहले आई बता दो बेटा, इस रॉड का कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? ये हमने याद कर रखा है, ml स्क्वायर बाय 3. कोने से पास होता है तो 3, बीच में से पास होता है तो 12. सही है. ये हो गया आई. अब बचा क्या है? टॉर्क. टॉर्क किसके कारण लगता है भाई? एफडी बनाते हैं. ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना. mg 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 mg. अच्छा, एक और फोर्स लग रहा होगा, बताओ कौन सा? एक फोर्स तो mg लग गया, एक और लग रहा होगा, और बोलो. बेटा यहां जो हिंज है ना, हिंज इससे टच हो रही होगी रॉड से, तो वो भी तो फोर्स लगा रही होगी. तो फोर्स लगा रही होगी भाई. इसने पकड़ रखा है ना इसको. सही है. अब जो फोर्स लगा रही है उसका डायरेक्शन हमें नहीं पता होता.
पर वो लगा तो रही होगी, ये पक्की बात है, टच हो रही है इससे। पर मुझे बताओ उसको लिखने की मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि उसका टॉर्क हो जाएगा जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट होगी। समझ गए क्या? मान लो बेटा वो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है वो फोर्स बाय हिंज ऐसे लग रहा है। बताओ इसका टॉर्क आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में क्या हो जा रही है? इंटरसेक्ट हो जा रही है, कट जा रही है। सही है क्या? तो डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? जीरो। तो इस फोर्स का टॉर्क लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, इस mg का टॉर्क कितना आएगा? mg इंटू L/2। mg इंटू बस यहां पुट कर दो यार, 9 mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी L/2, आई कितना है? ml²/3 इंटू अल्फा। mm कट गया, l कट गया, अल्फा कितना आ गया भाई? 3g/12। 3g/12। बोलो यहां तक बोलो। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका? एक्सेलरेशन निकालना है आपको। अब बेटा मुझे बताना कि ए पार्टिकल, रॉड तो क्या कर रही है? रॉड इज डूइंग रोटेशनल मोशन, पर ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? दिस पार्टिकल्स आर डूइंग सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं ए की बात करूं तो वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। कितने होते हैं? क्या गड़बड़ होगी क्या? उसके पास कितने एक्सेलरेशन होते हैं? दो। कौन कौन सा एक्सेलरेशन? एक तो होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। सही है? तो ए पॉइंट की बात करूं तो बेटा इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। कौन कौन सा? ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल। ए सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला या तो ω²r बोल लो या v²/r बोल लो। बोलो। ए सेंट्रीपिटल यहां पर जीरो होगा इनिशियली। वाई? बिकॉज अभी ये रॉड ने घूमना स्टार्ट नहीं किया है। अभी रॉड ने घूमना स्टार्ट नहीं किया भाई, अभी तो ये चलेगी ना। इन्होंने क्या वर्ड लगा दिया? जस्ट आफ्टर रिलीज। समझ में आया क्या? मैं चलने वाला हूं पर चला नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? क्या इसके पास ओमेगा होगा इस समय या वी होगा इस समय? नहीं। आना तो बोल रहे हैं नहीं होगा ना। बोलो। बंदूक होगी नहीं होगी इसके पास? चाकू होगा नहीं होगा? अब तो बता आना यार। ए सेंटीमीटर जीरो क्यों होगा? समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये अभी इसने घूमना स्टार्ट नहीं किया है। बहुत बढ़िया। ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला बेटा आर अल्फा। इसका रेडियस कितना है? यहां से देखेंगे रेडियस तो L/2 आएगा। और अल्फा कितना है? अभी हमने निकाला, अल्फा निकाला अभी हमने 3g/12। 3g/12 कितना हो गया? LL कट गया। आंसर कितना है बेटा? 3g/4। समझ में आया? तो इसके पास एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? इन दोनों का वेक्टर सम। दोनों परपेंडिकुलर होते हैं पर ये तो जीरो ही है इस समय, तो इसको लेंगे ही नहीं। आंसर कितना हो गया? 3g/4। सिमिलरली फॉर बी ए टेंजेंशियल कितना होगा बेटा? आर अल्फा। आर कितना है? उसके लिए आर हो जाएगा रेडियस एल, अल्फा वही रहेगा 3g/12। और ए सेंट्रीपिटल अगेन इसके लिए क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये भी नहीं घूमना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसी पॉइंट पर, उसी रॉड पर है। तो इसका ए कितना हो जाएगा बेटा? एक्सप्रेशन ऑफ बी 3g/2। क्या अगला पार्ट आप करना चाहेंगे? तीसरा और चौथा करिए। समझ गया कितना खतरनाक क्वेश्चन है? अब जब ये घूम जाएगा तो टॉर्क भी बदल जाएगा और इसमें ओमेगा भी होगा। और ओमेगा कैसे निकालेंगे? बाय एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा यही उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। मुझे बताओ, आपने चलती चीज की काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी थी? ये लिखी थी आपने?
तो बेटा घूमती चीज की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पंखा तो घूमता है ना, चलता थोड़ा है, तो उसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसमें तो मोशन होता है। तो बताओ बेटा, एनालॉजी से बना दो, हाफ m की जगह I W स्क्वायर ओमेगा नॉट। आप क्या बोल रहे थे? हैं? ओमेगा ये हो जाएगा। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे रोटेशन के लिए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या मैंने कुछ नया याद किया? नहीं सर, बस मैंने तो किरदार बदल दिए, फॉर्मूला वही है ना, कहानी वही है, बस एक्टर बदले हुए। चलिए ट्राई करके देखिए। एनजी तो वही लगेगा बट टॉर्क बदल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी कम हो जाएगी। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये है डिस्क और नीचे अपन ने एक ब्लॉक को हैंग कर रखा है, सही है। इसका लेटेस्ट से m मास है और ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, ठीक है। इसका मास m है और रेडियस r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी, सही है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिखवा देता हूं अभी। इसको ना बेटा हमने ना धागे को ऐसे लपेट रखा है, चरखी नहीं होती जैसे, लपेट रखा है, और लपेट करके जो एक कोना बचा उससे हमने क्या कर दिया, इस मास को हैंग कर दिया, और इधर हमने बेटा इसकी वो बना दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे इसको ऐसे ठोक दिया। तो बताओ कैसा मोशन होगा? कैसा मोशन होगा? ये तो नीचे आएगा और ये घूमेगा ऐसे, ये तो घूमेगा, इसका रोटेशन मोशन होगा, इसका लीनियर मोशन होगा या ट्रांसलेशनल मोशन होगा, सही है क्या? तो बेटा इसका तो होगा एक्सेलरेशन ए और इसका होगा कुछ अल्फा, इसका क्या होगा? कुछ अल्फा होगा। तो आपको ए बताना है, ए। मैं आपको लिखवा देता हूं क्वेश्चन, सही है ना। इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है। स्ट्रिंग is wrapped over, string is wrapped over a pulley which is a disc of mass m, radius capital R, and the other end is connected to block of mass small m, सही है। find acceleration of small m, find acceleration of small m। तो बेटा देखो ये खूबसूरत एग्जांपल है किसका? एक साथ रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ऊपर पुली क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन, और ये ब्लॉक क्या कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन, सही है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे या मैं करवा दूं? बोलो। करेंगे। ट्राई कर 2 मिनट, चलो 2 मिनट थोड़ा एक बार वार्म अप कर लो इसे देख के। देखें, देखो भाई सीखो, इसमें सीखने वाली बात है बेटा, है ना। आप खुद से 1-2 स्टेप कर पाए होंगे पर पूरा बनाना बड़ा मुश्किल है इसे, सिखाने का इसमें मेरे को है कुछ। सबसे पहले आप क्या करो, इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखो। तो आप लिखोगे mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये नीचे जा रहा है a से,
देख रहे हो ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी बताओ एनएलएम से? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एम। सही है ना? तो आपके लिखोगे mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 1। बताओ भाई कितने अननोन आ गए इसके अंदर बेटा? एक टेंशन अननोन है और एक ए अननोन है। एक इक्वेशन से तो आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा आप इसके ऊपर फोकस करो। इसके ऊपर फोकस करोगे, इसका एफबीडी बनाते हैं। अच्छा, इसका एमजी ऐसे लगेगा और इस पे टेंशन ऐसे लगेगा बेटा। क्या ये टेंशन और ये टेंशन बराबर ले लूं? हाँ, क्योंकि मासलेस है रोप। तो रोप अगर मासलेस होती है तो टेंशन बदलता नहीं। अब ये क्या करेगा बेटा? ये करेगा रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? टॉर्क इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां आपने क्या लगाया? एफ इज इक्वल टू एम में आके लिखाओगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ बेटा लिखते हैं इस एक्सिस के अबाउट टाउ कितना आएगा? टेंशन का आएगा, एमजी का तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो कट हो जा रहा है। टी इंटू आर, दूरी कितनी हो गई? ये परपेंडिकुलर दूरी आर ही होगी, इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना हो जाएगा इसका? एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। बताओ कुछ आर आर कट गया बेटा। अब बताओ कितने अननोन है इसके अंदर? इसके अंदर टेंशन अननोन है, एक अल्फा अननोन है, मतलब 3 अननोन हो गए, टेंशन ए और अल्फा। इक्वेशन कितनी है? 2। कहानी अटक गई बेटा। मैंने इसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिख दी, इसकी रोटेशनल इक्वेशन लिख दी, स्टिल मेरे पास अननोन ज्यादा है, इक्वेशन कम है। बोलो सही है क्या? अब मुझे बेटा चाहिए कोई एक ऐसा इक्वेशन या कोई ऐसा मसीहा जो मुझे इसके रोटेशनल मोशन और इसके ट्रांसलेशनल मोशन को रिलेट कर दे। समझ आया आपको? ब्रोकर जानते हो? ब्रोकर क्या करता है? घर बेचता है ना? तो घर बेचता है तो बेटा जिसको घर खरीदना है और जिसको घर बेचना है, इसको घर बेचना जरूरी है, इसको घर खरीदना जरूरी है, तो दोनों को मिला देता है। सही है ना? तो अब देखो बेटा, इनका ब्रोकर है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को बड़ा अपन नाम देते हैं, बी नाम ही दे देते हैं। तो ये ब्रोकर क्यों है? ध्यान से सुनना। बताओ ये बी वाला पॉइंट अगर इस रस्सी के हिसाब से देखा जाए, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से देखा जाए, तो ये नीचे जा रहा है बेटा ए से, जाना ही पड़ेगा ऐसे। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। हर पॉइंट रोप पर सेम एक्सेलरेशन से चलना चाहिए। ये तो रस्सी है तो ढीली हो जाएगी या रस्सी टूट जाएगी, ये अपन ने पढ़ा था। तो क्या ये ब्रोकर पॉइंट जो है वो क्या नीचे जा रहा है ए से, और यही ब्रोकर पॉइंट टच हो रहा है इसकी रिम से, डिस्क के कोने से। तो अकॉर्डिंग टू डिस्क इसको घूमना चाहिए। बोलो यार, अकॉर्डिंग टू डिस्क इसे क्या करना चाहिए? और अकॉर्डिंग टू रस्सी या इस मास है इसे नीचे जाना चाहिए इसे। अगर ये घूम रहा है तो बेटा इसका ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और ये होना चाहिए आर अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू डिस्क ये होना चाहिए आर अल्फा, और अकॉर्डिंग टू रस्सी ये होना चाहिए ए। ये लो भाई, इसने ए और अल्फा में रिलेशन निकाल दिया। समझ में आया क्या? डिस्क क्या कह रही है? भैया ये जा रहा है आर अल्फा से। अरे टेंजेंशियली तो है ये एक्सेलरेशन, टेंजेंट के लॉन्ग ही तो है। डिस्क कह रही है भैया ये जाना चाहिए आर अल्फा से, रस्सी कह रही है कि ये जाना चाहिए ए से। तो बेटा दोनों इसका मतलब बराबर है। जैसे आपको ये इक्वेशन पता चली, क्वेश्चन नंबर 3, अब आप बोलो भैया हम कर सकते हैं आंसर। तो बेटा अल्फा की जगह क्या पुट कर दो? ए बाय आर। अरे समझ गए क्या ब्रोकर वाला? अल्फा कितना हो जाएगा? ए बाय आर। टेंशन कितना आ गया? एम ए बाय 2। यहां पुट कर दो कैपिटल एम ए बाय 2 स्मॉल एम। इसको उधर ले जाओ और कॉमन ले लो ए को। क्या आ जाएगा बेटा? ए कॉमन लेकर के m बाय 2 प्लस स्मॉल एम। ए कितना आ जाएगा बोलो? mg बाय m बाय 2।
समझ आ रहा है? अब एक कमाल की बात बताता हूं तुम्हें, कमाल की बात। मुझे बताओ बेटा, क्या आपने एक्सेलरेशन एनएलएम में पढ़ा था? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। याद करो, याद करो। m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 है? करे थे ऐसे क्वेश्चंस? तो बेटा अगर यही एक्सेलरेशन अगर आपको यहां निकालना है तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है यहां पर बताओ? mg ही है, mg तो खींच रहा है, अपॉन टोटल मास। आप जो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसका तो मास m ही लोगे। कितना लिया? m। और जो चीज रोटेशनल मोशन कर रही है उसकी जगह लोगे I/r²। क्या लोगे? I/r²। अगर मैं ये फॉर्मूला याद कर लूं तो मैं एक्सेलरेशन सीधा निकाल सकता हूं। देखो याद कर, ये देखो कैसे बैठेगा, mg अपॉन m प्लस I। बेटा कितना है उसका? कैपिटल M r²/2 डिवाइडेड बाय r²। लो शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है बोलो? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जो चीज चल रही है ट्रांसलेशनल मोशन उसका तो मास सीधा सीधा लो, और जो चीज घूम रही है उसका मास क्या होता है? इफेक्टिव मास क्या होता है बेटा उसका? I/r²। सही है क्या? ये तरीका तो हमने सीखा ही, साथ में हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला बना लिया I/r²। घूमती चीज का मास क्या होता है? सोच रहे यार, ऐसे ले लो, ऐसे याद कर लो, m r²। m कितना हो गया? ऐसा याद कर सकते हो, ये एग्जैक्टली ये लॉजिक नहीं है, उसे याद कर सकते हो। देखो इसी लॉजिक पर बेस्ड दिस इज अगेन डिस्क, मास m, रेडियस r, और ये हमारे पास m1 और m2। ऐसा देखा है बेटा आपने सिस्टम एनएलएम में? बताओ, सिस्टम देखा है अपन ने? इसको अपन एटवुड मशीन बोलते थे। सही है? क्या होगा बताओ? जो भारी वाला ब्लॉक होगा बेटा, से m1 भारी है तो ये a से नीचे जाएगा, वो a से ऊपर जाएगा। सही है? अच्छा, यहां पर टेंशन T बना दे, तो यहां पे टेंशन T बनाते थे आप? बोलो, बनाते थे? क्यों बनाते थे? क्योंकि आप बोलते थे सर ये जो रस्सी है ना ये मासलेस है, तो मासलेस रस्सी में टेंशन बदलना नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनो बेटा, पहले की कहानी और अब की कहानी में क्या फर्क है? अब ये जो पुली है ना, पुली वो होती थी मासलेस, वहां आइडियल पुली होती थी। यहां ये आइडियल पुली नहीं है, यहां पर ये डिस्क है जिसके पास मास है। तो अब ध्यान से सुनना, अब मैं पुली को बना के दिखा रहा हूं बेटा आपको। ये पुली है, आप सोचो ये रस्सी ऐसे निकल रही है, एक रस्सी ऐसे निकल रही है। अगर मैं इसका टेंशन T और इसका टेंशन भी T मान लूं तो क्या ये पुली घूम सकती है? अगर दोनों टेंशन को मैं बराबर मान लूं तो क्या इसमें टॉर्क आएगा? क्या अल्फा आएगा इसमें? नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये T इंटू R ऐसा टॉर्क देना चाहेगा, और ये T इंटू R ऐसा टॉर्क देना चाहेगा, और दोनों टॉर्क हो जाएंगे कैंसिल। इसका मतलब ये कि बेटा जब वो टेंशन सेम होता था तो वो चीज घूमती नहीं थी। तो हमने वहां पर बोला था कि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके ऊपर से रस्सी फिसलती है पर ये पुली नहीं घूमती। यहां पर पुली को घूमना है, यहां पर पुली को घूमना है, तो बेटा घूमना है तो एक टेंशन को दूसरे टेंशन से अलग होना पड़ेगा। तो यहां टेंशन बेटा हमें अलग अलग लेने होते हैं, T1 और T2। अब टेंशन TT नहीं है, T1 और T2 हो गए। बोलो भैया, तो बेटा इस पुली पे बताओ T1 ऐसा है और इस पे T2 ऐसा है, बताओ कौन सा टॉर्क ज्यादा होगा, कौन सा T ज्यादा होगा? अगर इसको नीचे जाना है तो पुली को यूं घूमना है। अगर पुली को यूं घूमना है तो क्या होगा बेटा? T1 का टॉर्क ज्यादा होगा
T2 का टॉर्क कम होगा। T1 इसको ऐसे घुमाना चाहता है, T2 इसको ऐसे घुमाना चाहता है, क्या लिखा जाएगा बताओ? T1 का टॉर्क ज्यादा होगा, मतलब T1 ज्यादा होना चाहिए, T2 कम होना चाहिए। चलो भाई इक्वेशंस लिखते हैं बेटा। सबसे पहले बताओ इसकी तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखो, बोलो लिखो। mg m1g इसकी m2g लिखो भाई, लिखो। क्या लिखोगे? इक्वेशंस बोलते जाओ। m1g माइनस T1 is equal to m1a इक्वेशन 1। कितने अननोन है? T1 नहीं पता, A नहीं पता। इसकी लिखो बेटा, T2 बड़ा होगा इसके लिए। हाँ, T2 माइनस M2G इज इक्वल्स टू m2a दो इक्वेशन। अगेन T2 नहीं पता, A नहीं पता। कितने अननोन हो गए बेटा? 1 2 3 अननोन हो गए अभी तक। इक्वेशन 2 ही है। एक इसकी लिखो रोटेशनल वाली इक्वेशन। बताओ क्या लिखोगे? T1 इंटू R, T1 R माइनस T2 R। देख लो दोनों टॉर्क माइनस क्यों करे मैंने? क्योंकि ये टॉर्क बड़ा होगा, उसमें से छोटे को घटाया है। इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 इंटू कितने अननोन हो गए बेटा? T1 T2 A एंड अल्फा। फिर हम किसको पकड़ेंगे भाई? हमारे ब्रोकर को। ब्रोकर क्या बोलेगा? A बराबर R अल्फा। सही है? 4 इक्वेशन, 4 अननोन, दिमाग खराब, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने बोला यार अगर एक्सेलरेशन निकालना है, लगा के देखें इसे, बताओ सीधा आंसर करो। अगर एक बार एक्सेलरेशन निकल गया बेटा तो T1 निकल जाएगा यहां से और इधर से T2 निकल जाएगा। सही है ना? तो एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्मूला बोलो। नेट पुलिंग फोर्स कितना बेटा? m1g प्लस अरे प्लस नहीं, माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 m2 और घूमते का क्या लिखेंगे? I बाय आर स्क्वायर, mr स्क्वायर बाय 2 बाय आर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। एक बार एक्सेलरेशन आ गया, इसके ट्रांसलेशन से T1 निकाल लो, इसके ट्रांसलेशन से T2 निकाल लो। और अल्फा निकालना है तो A पता है तो A इज इक्वल टू R अल्फा, अल्फा भी आ जाएगा। सही है ना? तो बेटा अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपने जंग जीत ली। समझ में आया? नहीं तो आपको इक्वेशन से खेलना पड़ेगा। लिख ले। अगला आप करेंगे एक, सर क्वेश्चन की तरह लिखना है। हाँ क्वेश्चन ही बेटा, क्वेश्चन ही है। आर्टिकल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें वैल्यू दे देंगे, क्वेश्चन हो जाता। क्या हो गया? टाइमर लगाएगा। हाँ मैंने अलार्म लगाया था, अलार्म। ऐसा भी बनाया था क्या बेटा अपन ने एक उसमें एमएलएम में? ऐसा सिस्टम। पर इस बार पुली क्या है? पुली है रियल पुली, डिस्क। तो आपको बेटा ए निकालना है। आराम से बेटा। आपका क्या रह गया?